पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आज आप लोगों की क्या चल रही है, यूनिट 3 चल रही है और कोशिश करेंगे इसको आज से कल तक समाप्त कर देंगे। और उसके बाद में फिर आपकी एक यूनिट बचेगी, केवल यूनिट 4। ठीक है। सो यूनिट 4 को भी हम लोग इसी दिसंबर में फिनिश कर देंगे, यानी कि 2021 में आपके ये जो इन्होंने वैल्यू एंड मूल एजुकेशन लिया है, इनके चारों पेपर हो जाएंगे कंप्लीट। सो कैसा लग रहा है, एक बार चारों पेपर आपके दिसंबर में ही, लगभग जनवरी के पेपर शुरू होने से पहले ही मान लो कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा कि हाँ मैम आपने कहा था और हमने चैनल पे विश्वास किया है। तो आज सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि ये मान के चलिए कि आज जो आपका दिन है वो जैसे एक कह सकते हैं आपकी चैनल के लिए ही नहीं, अपितु मेरे लिए भी ये आज का जो समय है ना, ये है गोल्डन मोमेंट। अब ये क्यों है, कैसे है, ये हम आपसे कभी बाद में साझा करेंगे। बस तो आज बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, और जो भी क्लास में आया है वो बिना लाइक किए ना जाना, ठीक है। आपको क्लास नहीं भी अच्छी लगे तब भी आप लाइक कर देना है, ठीक। सो आइए चलते हैं और देखते हैं। बस ये मान के चलिए ये गोल्डन मोमेंट है, गोल्डन डे है जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सभी के साथ। और आज का जब हम ये सेशन कर रहे हैं तो मान के चलिए बहुत खुश हैं, ठीक। इतनी खुशी हमको जीवन में हुई नहीं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एज यूजुअल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य एवं दायित्व का उल्लेख कीजिए। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनली। सो मैम ये क्या है, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए हैं। इनके कार्यों की श्रृंखला एवं सूची भले ही लंबी नहीं है, लेकिन जो कुछ कार्य हैं वे अत्यंत अहम प्रकृति के हैं। इनके कुछ मुख्य मुख्य कार्य निम्नांकित हैं। पहला पहला क्या है, देखो संधि करना। जैसे जो आपने सुना होगा ना, ट्रीटीज होती हैं। ट्रीटीज का, संधियों का मतलब ये होता है जैसे चार देशों ने आपस में मिलकर के एक संगठन बना लिया कि अगर हम चारों देशों में किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो चारों देश एक साथ मिलकर उस पर वार कर देंगे, ठीक है। ऐसे कुछ जो होती हैं वो संधियां होती रहती हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का पहला मुख्य कार्य संधियां यानी ट्रीटीज करने का है, और यह उनकी शक्ति या अधिकार भी है। यह अधिकार विभिन्न संगठनों के संविधान पर आधारित है। यद्यपि संविधानों में संधि करने का अधिकार या स्पष्ट अभिव्यक्ति उल्लेख नहीं होता, यद्यपि विवक्षित तौर पर यह शक्ति उन्हें प्रदत्त रहती है, ठीक। अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के कौन से अनुच्छेद, बात समझना, अनुच्छेद 104 में यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने संगठनों को ऐसी शक्तियां अथवा स्वरूप प्रदान करे ताकि वे अपने कर्तव्यों एवं कृत्यों को आसानी से निष्पादन एवं निर्वहन कर सके। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जाएगा कि किस चार्टर में या किस अनुच्छेद में कहा गया, तो आप क्या बताओगे, 104 में, ठीक। फिर इसी तरीके से देखो संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति अभिसमय 1946 में यह कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विधिक व्यक्तित्व है। कैसा व्यक्तित्व है, विधिक, जैसे संविदा करने का, अचल एवं चल संपत्ति अर्जित करने का, ऐसी संपत्ति का व्यय करना, ठीक, विधिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अनेक संधियां की हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य संगठनों ने राज्यों के साथ मुख्यालय करार तथा संगठनों के साथ सहयोग करार किया। यह करार अंतर्राष्ट्रीय संधियां यानी इंटरनेशनल ट्रीटीज माने जाते हैं। फिर दूसरा क्या है मेन, देखो अंतर्राष्ट्रीय दावा करना। पहला, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय दावा यानी इंटरनेशनल क्लेम्स करने में क्षमता रखते हैं। ये उनका एक प्रमुख कार्य भी है। जैसे विधिक व्यक्तित्व की क्षमता, उद्देश्य, कार्य, संवैधानिक दस्तावेज आदि पर आधारित। क्रियात्मक संरक्षण की यदि बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन को प्रत्येक संविदाकारी राज्य के राज्य क्षेत्र में ऐसे विधिक कार्य, विधिक मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे विधिक कार्य जो जुडिशियल वर्क जिन्हें आप कहते हैं ना इंग्लिश में, ऐसे विधिक कार्य करने की क्षमता प्राप्त है जो उसके कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक है। यथा जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, संगठन का हित, प्रशासनिक तंत्र का सुव्यवस्थित संचालन, और तीसरा संपत्ति तथा परिसंपत्ति का संरक्षण। उसके बाद प्रभुत्व संपन्नता की रक्षा, सोवर्निटी ऑफ स्टेट्स, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों जो अपने इंटरनेशनल क्या होते हैं, बोलो, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और जो संस्थाएं होती हैं, इनका एक प्रमुख कार्य और क्या है, तो इनका प्रमुख कार्य राज्यों की प्रभुत्व संपन्नता यानी सोवर्निटी ऑफ स्टेट्स की रक्षा करते हुए उनकी विभिन्न सामाजिक प्रणालियों के बावजूद उनमें
परस्पर शांतिपूर्ण सहयोग का प्रचार करना, सदस्य राज्यों के बीच परस्पर सहयोग का भाव पैदा करना तथा उनके हितों की रक्षा करना अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रमुख दायित्व है। प्रतिस्पर्धा के स्वरूप को बनाए रखना ये भी किसका कार्य है, तो ये भी आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी जो क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनका काम है। जैसे कि एक और अहम कार्य व्यक्तिगत राज्यों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के स्वरूप को शांतिपूर्ण तरीके से बनाए रखना। देखो नो डाउट कि हर एक स्टेट क्या है भाई, उनसे अच्छी सुविधाएं अपनी जनता को दे, है ना, उनसे अच्छे सामने वाले से अच्छे नियम बनाए, सामने वाले से अच्छे ज़्यादा अच्छा काम करे। तो देखो कभी कभी क्या होता है जब ज़्यादा कंपटीशन होता है ना तो उसमें कहीं ना कहीं क्रूरता भी आ जाती है कि भाई सामने वाले के नंबर अच्छे ना आ पाए, है ना, तो इस वजह से ऐसा करो चलो उसकी कॉपी ही फाड़ दो चल के, या सामने वाले का क्या करो उसको कुछ ऐसा खिला दो कि वो बीमार हो जाए, है ना, ऐसी चीज़ें हो जाती है ना जब ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है। आप क्या सोचते हो कि पेपर के टाइम पे कॉम्पिटिटर बीमार हो जाए तो उससे ज़्यादा नंबर हमारे हो जाएंगे? ऐसा कभी सोचा है जीवन में? माना कि नहीं सोचा होगा, लेकिन फिर भी जब आप बहुत बड़े स्तर पे देखोगे तो लोग एक दूसरे का भला नहीं सोचते, है ना, जब ज़्यादा कंपटीशन की भावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में प्रतिस्पर्धा में शांति रूप आए, है ना, शांतिपूर्ण चीज़ों को बनाए रखना ये किसका काम होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का होता है। अब दायित्व क्या होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है वो समझो। कि पहला, चंद्रमा तथा खप पिंडों को सम्मिलित करके बाध्य अंतरिक्ष समन्वेषण तथा प्रयोग के राज्यों क्रियाकलापों को शासित करने वाले सिद्धांत पर संधि। दूसरा, अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी तथा बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित उपग्रहों की वापसी पर करार, 1967 की यदि बात की जाए। ठीक, फिर उसके बाद में क्या कि अंतरिक्ष उपग्रहों द्वारा कारित क्षति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व अभिसमय 1971 आदि। अब देखो एक बात बताओ, जैसे आपने देखा ये चांद है यानी चंदा मामा जिन्हें आप कहते हो ना, चंदा मामा दूर के पुआ पकाए पूर के, आप खाएंगे थाली में मुन्ने देंगे प्याली में, है, बहुत पढ़ लिया बचपन में। अब ये बताओ चांद पे जो लैंडर है, जो जो रे क्या रोवर है ना, हाँ, इन सब के विषय में जैसे आप देखते हो बहुत सारे आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो जो ये सब चीज़ें हैं ये सब मैम कौन मैनेज करता है, क्या सब चीज़ें होती हैं, तो ये भी सब किसकी जिम्मेवारी होती है, तो आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं, है ना, ये सब देखते हैं। और आप ये सोचो कि ह्यूमन बीइंग ऐसा है जो जहाँ रह रहा है वो वहाँ तो कचरा मचा ही रहा है, मचा रहा है, साथ में आप स्टेट जो ये आपका क्या है बोलो, ऊपर ये आपका पूरा जहाँ आप सैटेलाइट वगैरह छोड़ रहे हो, है ना, ये सब स्पेस में भी, आप स्पेस में भी कचरा मचा रहे हो। अर्थात क्यों? क्योंकि डेटा यूज कर रहे हो, उसके लिए कहीं ना कहीं एक सैटेलाइट काम कर रहा है। डिश टीवी चल रहा है आपका, कहीं ना कहीं कोई सैटेलाइट काम कर रहा है जिसे आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हो, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये भी एक प्रकार का क्या है, स्पेस में फैलने वाला पॉल्यूशन है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। अब प्रासंगिकता की क्या है, तो देखो सबसे पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बदलते आधुनिक विश्व की एक सोच है, जो ये आपका चल रहा है एक तरीके से अपना, है ना, तो इसमें क्या धीरे धीरे एक सोच है जो बदल रही है। आप देखो कोई भी चीज़ होती है सबसे पहले एक संगठन बन जाता है, संगठन से एक नए विश्व का प्रारंभ हुआ है। संगठन अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा विश्व के राष्ट्र उस संगठन की प्रतिबद्धताओं से बंध जाते हैं। प्रत्येक राष्ट्र जो कथित संगठन के चार्टर पर हस्ताक्षर कर देता है वह उस अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति मानव के जीवन का एक मूल मानक है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति मानव के जीवन का एक मूल मानक है, अतः शांति मनुष्य के सकारात्मक पहलू कैसे, तो प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि का प्रतिनिधित्व करती है। इन्हीं दोनों के बीच मनुष्य अपने जीवन को जीने की कल्पना करता है। विधि शास्त्री विक्टर ह्यूगो, ये याद रखना है आपको क्या, कि विधि शास्त्री विक्टर ह्यूगो जी के अनुसार एक दिन ऐसा आएगा जब युद्ध भूमि सिर्फ तेजा रथ के लिए खुले बाजार एवं नए विचारों के प्रति खुले दिमाग में ही रह जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब गोली एवं बम का स्थान मतदान एवं राष्ट्रों के व्यापक मताधिकार ले लेगा। उनकी जगह सार्वभौम सीनेट के पंच निर्णय फैसलों द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। उसका वही महत्व होगा जो संसद का इंग्लैंड में, डाइट का जर्मनी में और विधानसभा का फ्रांस में। एक दिन आएगा जब तोपों को सार्वजनिक अजायब घरों में यंत्र के रूप में लोगों को दिखाया जाएगा एवं लोग आश्चर्य करेंगे कि आखिर ये आया कहाँ से। फिर देखो इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संप्रभुता। संप्रभुता भी मैंने आपको इसके विषय में तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है, जब आपने पेपर 3 मेरे साथ सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा तो मैंने आपको
पढ़ाया है वहाँ पे। ठीक ठीक है, अब देखो ज़रा शिक्षा के, हाँ सॉरी, पेपर 3 नहीं, पेपर 2 आपका जो है ना, शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, हाँ पेपर 2, उसमें मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई हैं। संप्रभुता के भी विभिन्न विभिन्न रूप हैं, जैसे कि आज भी हम उस कार्य पर बाह्य सत्ता का नियंत्रण नहीं है। संप्रभुता के दो पक्ष हैं। हाँ देखो, ये कल क्वेश्चन भी मैंने कराया था आपको। कल ये क्वेश्चन जब हाँ सुनो, आपको एक बात और बता दें, 4 बजे हम आपकी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्लास करवाते हैं। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि वो इसी चैनल पे करवाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, तो शायद अटेंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज हम इसी चैनल पे करवाना शुरू कर देंगे उसको। अब देखो, संप्रभुता के कितने पक्ष हैं? दो, पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य। पहले पक्ष का आशय यह है, यानी आंतरिक पक्ष का आशय यह है कि राज्य अपने क्षेत्र के भीतर पूर्ण कानूनी अधिकार है। क्या कहा मैंने? राज्य अपने क्षेत्र के भीतर पूर्ण कानूनी अधिकार है। उसकी सीमा के अंतर्गत तो कोई भी व्यक्ति या समुदाय राज्य इच्छा के अधीन है। वह राज्य की सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता। इसके बाह्य पक्ष का आशय, अब देखो आपने क्या समझ लिया? आंतरिक समझ लिया। अब बाह्य की यदि बात करो तो बाह्य क्षेत्र में राज्य को स्वतंत्रता प्राप्त है। वैदेशिक मामलों का मार्ग वह स्वयं तय करता है। युद्ध, शांति या तटस्थता की नीति वह स्वयं अपनी इच्छा अनुसार बरतता है, किसी बाहरी सत्ता के दबाव में आकर नहीं। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार मार्शल ने अपने सशक्त शब्दों में इस तरह व्यक्त किया था, क्या? कि राष्ट्रों की पूर्ण समानता से अधिक कॉमन लॉ का कोई नियम सर्वमान्य नहीं है। रूस एवं जेनेवा के अधिकार समान है। इस समानता से ही यह बात निकलती है कि कोई भी राज्य न्यायिक रूप से दूसरे राज्य पर कोई नियम नहीं लाद सकता है। अन्य कई मुकदमों, जैसे फ्रांसीसी जहाज दी लुइस, उसके बाद में स्कोशिया आदि के मामले में संप्रभु समानता के सिद्धांत का समर्थन किया गया, और इस सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्रों में भी सदस्य राज्यों की संप्रभु समानता की उद्घोषणा द्वारा संपुष्ट किया गया। ठीक, तो ये सब चीजें हैं, ये सब जिम्मेदारियां किसकी हैं? आपकी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो आपकी नए नए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, इनकी। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मूल्य संघर्ष और उनका समाधान बताओ। मूल्य संघर्ष भी होता है? हमने कहा हाँ जी बिल्कुल होता है। कैसे होता है? तो समझो, मूल्य वे विश्वास हैं जिनका उपयोग लोग अपने जीवन को अर्थ देने के लिए करते हैं। मूल्य बताते हैं कि अच्छा या बुरा, सही या गलत, न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण, है ना। ये एक व्यक्ति और एक पर्यावरणीय स्थिति के बीच का संबंध है, जो व्यक्ति में एक सहयोगात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। मूल्य हमें अन्य लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहले मूल्य संघर्ष का क्या सिस्टम है, ये समझो। तो देखो, मूल्य संघर्ष किसी समूह के भीतर उत्पन्न किसी प्रकार की असहमति या कलह को संदर्भित करता है। यह तब उत्पन्न होता है जब समूह के एक या अधिक सदस्यों के विश्वासों या कार्यों का या तो विरोध किया जाता है, या किसी अन्य समूह के एक या अधिक सदस्यों द्वारा अस्वीकार्य होता है। लोग विभिन्न मूल्य प्रणालियों के सामंजस्य में एक साथ रह सकते हैं। मूल्य संघर्ष तभी उत्पन्न होता है जब लोग मूल्य के एक सेट को दूसरे पर थोपने का प्रयास करते हैं, या अनन्य मूल्य प्रणालियों पर दावा करते हैं जो अलग अलग विश्वास की अनुमति नहीं देते। बात ये होती है ना, जबरदस्ती अगर आप बात किसी की वो करोगे ना, तो ही इसमें क्या आएगा? स्ट्रगल या संघर्ष आप कह सकते हो। कारण, वजह क्या होती है? तो संघर्ष के कारण भिन्न मूल्य संघर्ष का कारण बन सकते हैं। जैसे होता क्या है कि सबके अपने अलग अलग वैल्यू होते हैं। इस पूरी सोसाइटी में जो लोग हैं, उनकी भी अलग अलग वैल्यू है ना। और जो एक एक परिवार, या आप ऐसे समझ लो, एक फैमिली ए है जिसमें 20 सदस्य रहते हैं, एक फैमिली बी है, ठीक है, जिसमें 25 सदस्य रहते हैं। तो इनके फैमिली मेंबर्स के मूल्यों में और इनके फैमिली मेंबर्स के मूल्यों में जमीन आसमान का अंतर भी हो सकता है। इनके यहाँ लोगों को पसंद हो इंडियन कल्चर, हो सकता है ये सोचते हो कि ठीक है, अब आजकल के बच्चे हैं भाई, जी लेने दो जिंदगी, पहनो बेटा खूब, वेस्टर्न कल्चर अपना लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो क्या होती हैं, जिनके कारण भिन्नता पैदा होती है। और ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड करती है? आपके लालन पालन पे, यानी कि आपका पारिवारिक परिप्रेक्ष्य क्या है, आपका वातावरण क्या है, और आपका जो लालन पालन हुआ है वो किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है। ठीक है, अब मैम इसका समाधान क्या है? तो ये मतभेद है अगर जीवन में, तो फिर समाधान भी होगा। समाधान सिर्फ एक ही है कि संघर्ष को हल करने का तरीका है शांत रहें, उदार बने, चर्चा या बहस ना करें, हमेशा सम्मान दिखाएं, भावनाओं को स्वीकार करें, शब्दों को बदलें, समझौता करें, मध्यस्थता की तलाश करें, सॉरी नॉट तलाश, इट्स तलाश, और स्थिति को स्वीकार करेंगे। यदि बाकी सब विफल हो जाता है तो फिर प्रतीक्षा। एक बात सुनो, ये जितनी लाइन लिखी है, सुनो मेरी बात, इट्स माई
पर्सनल रिक्वेस्ट कह लो या कुछ भी कह लो, अभी तक हमने आज से कभी जीवन में ये नहीं कहा ना कि नोट्स बनाओ बहुत कंपलसरी है या ऐसा है, बल्कि मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि नोट्स बनाने का तरीका, ना कि आपसे ज़बरदस्ती बोला है कि नोट्स बनाओ, ये वर्क करके लाओ, वो करो, दुनिया की चीज़ें तो नहीं करो। लेकिन आज ये हमारी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, या आप ये कह लो कि हम आपसे मतलब ये चाहते हैं कि ये लिखो, ये जो सेम लाइन लिखी है ना, 3 लाइनें, ये सेम समाधान जो लिखा है, इसको लिख करके जो टेलीग्राम का अपना चैट वाला ग्रुप है ना, एक पीजी पॉइंट हेल्प करके, है ना, तो वहाँ पर आप ये लिख करके खूब बढ़िया सा सुंदर से लिखना है एक पेज पर, चाहे आप A4 शीट पेपर ले लो, चाहे आपके पास कोई कॉपी हो, इवन कोई डायरी हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग में पेन पेन स्केच किसी का भी यूज़ करके आराम से लिखो, ठीक है, और लिख के उस ग्रुप में ज़रूर भेज देना, क्योंकि वैसे भी आज स्पेशल मोमेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये अगर आपने इन जीवन में इन इन बातों में से अगर किन्हीं 4 बातों को भी स्वीकार कर लिया, ये सीख गए आप, तो ये मान के चलिए जीवन परिवर्तन शुरू हो जाएगा। हर एक बात का अपना बहुत बड़ा मीनिंग है। अगर हम चाहें ना तो सिर्फ इन 3 लाइनों को 3 घंटे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बात, हर एक शब्द में भाई बहुत चीज़ें दिख रही हैं। देखो सबसे पहले क्या कहा इन्होंने, फिर से पढ़ते हैं क्योंकि बहुत अल्टीमेट लिखा है कि संघर्ष को हल करने का तरीका है शांत रहें। संघर्ष का मतलब क्या है? एक तरीके से देखा जाए, अगर आप बीएड कर रहे हैं, है ना, तो भी इसका मतलब ये है कि आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, है ना। अगर आप कंफर्ट जोन में होते तो कि फिर आप बीएड थोड़े ना कर रहे होते, अभी आप तो स्ट्रगलिंग लाइफ में है ना। अब आप वो भले अलग से बोल दो, नहीं मैम हम तो बहुत अच्छी हैं, ये वो, मुझे किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, हम वो बात नहीं कर रहे, वो तो एक अलग की बात होगी। लेकिन अभी आप कंफर्ट जोन में नहीं है, तभी तो आप सोचते हैं कि मेरे को एक जॉब मिल जाए, मैं सेटल हो जाऊं या हो जाऊं, है ना, तो इससे अच्छी बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। तो संघर्ष को हल करने का तरीका क्या है? शांत रहो, उदार बनो, ठीक है। जैसे कहीं कुछ आपको लग भी रहा है तो सीधी सी बात है, थोड़े दिन शांत रहो, बोलो भी मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में बहस ना करो, हमेशा एक बात याद रखो, बहस करने से हमेशा बचो। बहस में क्या होती है पता है, चीज़ें बिगड़ जाती हैं, संबंध बिगड़ जाएंगे आपके। जिससे भी आपसे बहस हो रही हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे बाहर वाला हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो, अगर वो लड़ रहे हैं तो लड़ने दो। कब तक बोलेंगे? आप चुप रहो ना, शांत रहो। वो कब तक बोलेंगे? थोड़ी देर बाद अपने आप वो इरिटेट होकर के चुप हो जाएंगे यार। फिर देखो, सम्मान दिखाओ। कभी भी किसी से आपकी बहस होने वाली भी हो ना, मान लो XYZ नाम है उनका, तो आप बोलो XYZ जी, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि, है ना, उनके नाम के आगे अब जी लगा दो। जी लगाने में ही समझो उनकी लंका लग जाएगी, ठीक। भावनाओं को स्वीकार करो, शब्दों को बदलो, उसके बाद में समझौता करो और साथ में मध्यस्थता की तलाश करो, ठीक। तो ये तलाश करो, है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद में अब बात समझ में आई? तो ये 3 लाइनें ना एक बार जरा लिख के दे देना हमको, हम चाहते हैं कि आप लोग ये लिख के हमको भेजें बढ़िया बढ़िया हैंडराइटिंग में, और साथ में नीचे पीजी पॉइंट या पीजी मैम या कुछ भी लिख देना ऐसा, तो मेरे को एहसास होता है, ठीक है। लिख के ज़रूर 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 भेज देना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। हम पूछेंगे शाम को, ओके। चलो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, निष्कर्ष क्या निकलता है कि संघर्ष जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। एक बात बताओ, अगर लाइफ ऐसी चलती रहे तो फिर कोई मीनिंग ही नहीं, मरना जीना सब समान है लाइफ में, ऐसे लूप फॉल्स भी तो आने चाहिए ना ऐसे वाले। तो ये क्या है? यही तो संघर्ष है। जब ये आप डाउनवर्ड में जा रहे हो ना, तो समझो संघर्ष है, जब अपवर्ड में उठ रहे हो तो समझो आप धीरे धीरे उस संघर्ष को क्या कर रहे हो, निष्कर्ष उसका निकल रहा है आपके जीवन में, कि संघर्ष जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है भाई। सबके जीवन में स्ट्रगल्स आते हैं, हम में से प्रत्येक के पास अपनी राय है, विचार है, विश्वास है, और ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। चीज़ों को देखने का हमारा अपना तरीका होता है। हो सकता है कि हमको वो चीज़, हम जिसको देख रहे हैं वो हमको बहुत अच्छा लग रहा है या लग रही है, लेकिन जब वही सेम चीज़ हमारे फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं तो उनको बहुत खराब लग रही है, लेकिन हमको हमको तो यही चीज़ अच्छी लग रही है। हम तो चाहेंगे कि हमको यही मिल जाए, है ना, हम तो यही चाहेंगे, लेकिन हमको ये नहीं मिल रही है। और बाकी हमें क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमारे मम्मा पापा को नहीं पसंद है। तो वही यहाँ पे बोला गया है क्या, कि चीज़ों को देखने के हमारे अपने तरीके होते हैं, और हम जो उचित समझते हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए हम अक्सर खुद को विभिन्न परिदृश्यों में संघर्ष में पाते हैं, या हो सकता है कि इसमें अन्य व्यक्ति, लोगों के समूह या हमारे अपने भीतर का संघर्ष शामिल हो। नतीजतन संघर्ष किसी न किसी रूप में हमारे कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करता है। संघर्ष हमेशा नकारात्मक नहीं होते, कभी कभी इससे कुछ सकारात्मक परिणाम भी होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यर्थ और हानिकारक संघर्ष को कम से कम रखा जाए। तो और जब ऐसा होता है तो इसे हल करने या कम से कम करने के लिए संबंधित तकनीक का उपयोग करना चाहिए। भाई बहुत अल्टीमेट था ये।
ये मान के चलो, ये मैंने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं है क्या, कि मूल्य संघर्ष और उनका समाधान, ये लिख लो आप कहीं पे, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये मत सोचना कि मैम बीएड के लिए पढ़ाया है। ये समझ लो हमने ये एक मोटिवेशन दिया है आपको, बहुत बड़ी बहुत गहराई भरी बात कही गई है। और अगर मन हो तो एक बार पीडीएफ से इसको खुद से पढ़ना धीमे धीमे से, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और हो सकता है जो चीज़ें मुझसे छूट गई हो वो, क्योंकि हम तो अभी इसको क्लास के रूप में ले रहे हैं ना, इस बेसिस पे आप पूरी पूरी स्पीच दे सकते हो। इवन ये इतना अच्छा टॉपिक था। क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी 12 समझो, कि मूल्य संकट से आप क्या समझते हैं, इसे नियंत्रित करने की रणनीतियों का भी वर्णन करें। मूल्य को विकसित करने में शिक्षण संस्थानों की उपयोगिता बताओ, कि भाई जो वैल्यूज हैं आप उनको डेवलप करने में जो आपके ये विद्यालय हैं, शिक्षण संस्थान है, इनका क्या रोल है आपको ये बताना है। और साथ में इन पर संकट क्या है, मतलब मूल्य संकट से आप क्या समझते हैं, भाई मूल्यों पर संकट है, क्राइसिस है, आखिर ये ऐसा क्यों। तो आप ये भी समझो। देखो, आज की कक्षा का ये आपका अंतिम प्रश्न होने जा रहा है, क्या कि वैल्यू क्राइसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत अच्छे से समझिएगा, ये सोच के पढ़िएगा कि ये आज जो रोजमर्रा की हम लोग जिंदगी जी रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। क्योंकि मूल्यों में प्रतिदिन संकट आ चुका है। क्योंकि दिन पर दिन क्या है भाई, वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हो तो सीधी सी बात है कि जो अपने मूल्य हैं अब उन पे कैसे आ रहा है, उन पे टिके कैसे रहना है, सब चीज़ें हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज ही कितने लकी हो ना कि गोल्डन चांस है, गोल्डन मोमेंट भी है। और आज आप अपनी यूनिट 3 भी कंप्लीट कर रहे हो और अब यूनिट 4 शुरू कर देंगे, 4-5 दिनों में उसको भी निपटा देंगे, है ना। देखो, भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख जैसे विभिन्न धर्मों की उत्पत्ति सदियों से मूल्यों का उपदेश देती आ रही है। हमारा देश मूल्यों के लिए जाना जाता है और मूल्य आधारित प्रथाएं हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में हैं। हमारे लोगों ने मूल्यों पर टिके रहने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। हरिश्चंद्र, श्री राम, बाली, चक्रवर्ती, शिबी और प्राचीन राष्ट्र यहाँ उल्लेखित कुछ उदाहरण हैं। यहाँ तक कि शासकों ने भी लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन वर्तमान स्थिति अलग है, सीधी सी बात है। अगर आप प्रेजेंट की बात करो तो क्या है, सब कुछ अलग है। यहाँ पे लोगों की दुनिया क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हो गई है ना। अब जरा देखो कि लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक नुकसान पहुंचाने को तैयार रहते ना। सामने वाले पड़ोसी की दुकान ना चले, पता चले पड़ोसी ने आपकी दुकान खोली, काहे की खोली। सोचो, मान लो बढ़िया जो है कपड़े की दुकान खोली, शोरूम खोला, आपने देखा अरे यार बहुत अल्टीमेट चल रहा है इसका, आपने सोचा यार कॉलेज बीएड में 6 घंटे तो रहता है, जरा यार एक ये भी काम करके देख ले। आपने क्या किया, हमारे कंपटीशन में खोल दिया। लेकिन वो तो चलो ठीक है, प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन एक तीसरा आदमी आया, उसने क्या किया, उसने दुकान तो खोली खोली कपड़े की, और साथ में बहुत नुकसान पहुंचाने लगा। कैसे, कि जो चीज़ें वही, देखो जहाँ से वो शॉपिंग करते थे, अपनी दुकानदारी करते थे, दुकान में सामान बेचते थे ला करके, उसी दुकान से आप भी लाने लगे। उनके यहाँ वही शॉल, वही स्वेटर 500 रुपये का बिक रहा है, आप, और एक दाम की दुकान थी उनकी जिनकी बहुत अच्छी चल रही थी, और ये तीसरा आदमी जिसने खोला ये वही चीज़ 300 में बेचने लगा। तो ये क्या हुआ, ये सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहे ना, किस लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। लोग किसी भी हद तक नुकसान पहुंचाने को तैयार है। ये तो मैंने एक बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया, इससे भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। वे लोगों को मारने से भी हिचकिचाते नहीं है, पता है। उनका अगर स्वार्थ है, उनको बोला गया 50 लाख मिलेंगे तो सीधी सी बात है उसको जान से मार देंगे। पता नहीं दया कहाँ चली गई। लगभग हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जब व्यवहार में विद्यमान मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाना, उनका पालन करने से मना करना आदि शुरू किया जाता है, तो संघर्ष होता है और इससे अराजकता फैलती है। तत्काल वैकल्पिक मूल्य उभर कर नहीं आते, उसे स्थिति को मूल्य संकट के रूप में माना जाता है। भाई सीधी सी बात है, उसने उस व्यक्ति की जान ले ली, उसके बाद में क्या हुआ, उस पर कार्यवाही हुई। तो आपको क्या लगता है, कार्यवाही हुई तो ये जिन्होंने मर्डर किया है, ये जो ये है ना, क्या कि सुधर जाएंगे? नहीं सुधरेंगे। क्यों? क्योंकि अचानक से तो मूल्यों का निर्माण नहीं हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब ये आदमी तो बिगड़ा ही हुआ है ना, मान लो, तो बोलते हैं कि मूल्य संकट माना जाता है। फिर लेकिन वर्तमान समय में लामबंदी, पश्चिमीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण जैसे कुछ भी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। मैंने आपको पश्चिमीकरण पहले ही बताया था ना, वेस्टर्न चीज़ें। तो परिणाम स्वरूप यदि देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में क्या है, मूल्यों का जो ग्राफ है वो ऐसे ना होकर के वो धीरे 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 डाउन होता ही चला जा रहा है। ठीक।
अब देखो, सबसे पहले परिवार में मूल्य संकट की यदि बात करो, परिवार में मूल्य संकट की तो क्या है, पहले कम से कम 2-3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे एक साथ रहती थी। संयुक्त परिवार प्रणाली में देखभाल, दया, सहानुभूति, समायोजन, साझा करना, प्यार, स्नेह, नियंत्रण, आज्ञाकारिता, मदद आदि कुछ ऐसे मूल्य हैं जिनका अभ्यास किया जाता है। लेकिन यहाँ तक कि दादा दादी भी बच्चों के मूल्यों की आवश्यकता और उन ये महत्व के बारे में अनौपचारिक रूप से बताते थे। धर्म एक और मजबूत एजेंसी थी जो लोगों को पारिवारिक स्तर से प्रभावित करती थी। अब बताओ जरा, अब क्या होता है भाई, जैसे ही माँ बाप बूढ़े हुए, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। ठीक है, वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं, उसमें डे केयर सेंटर जो होते हैं वो अब अस्तित्व में आ रहे हैं। क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको हॉस्टल में डाल दिया। माँ बाप बूढ़े हुए, अब सोचो माँ बाप ने आपको छोटे में कैसे पाला था, माँ बाप बूढ़े हुए आप वृद्धाश्रम में डालो। तो ये धीरे धीरे क्या है, एकल परिवार की वजह से चीजें हो रही हैं। देखो, नो डाउट कि आप भी अगर शादी करना पसंद करोगे तो आप भी यही बोलोगे कि हाँ सिंगल फैमिली ठीक है, जॉइंट फैमिली नहीं। लेकिन जॉइंट फैमिली और सिंगल फैमिली के अपने अपने क्या है, पॉइंट्स ऑफ व्यूज भी हैं जो थोड़े से अच्छे हैं, और बच्चे के यदि परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो एकल परिवार जो है वो बेकार होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चों का मूल्यों का निर्माण ही नहीं हो पा रहा है। मम्मा जैसा चाहेगी उसको वैसा बना देगी। अगर मान लो मम्मा, जरूरी थोड़ी ना कि सबका नेचर बढ़िया ही हो सकता है मम्मा का नेचर उतना अच्छा ना हो, मम्मा उतना अच्छा ना सिखा पा रही हो, मम्मा जॉब में हो। तो क्या आपको लगता है कि जो काम वाली हैं, जो आप उनके लिए आपने रख रखी है नैनी वगैरह, तो क्या वही अच्छे से उनको मेंटेन करके पूरे संस्कार दे देंगे? नहीं। आज जब बच्चा परिवार के उसमें पलता है ना, तो चाचा चाची, दादू दादी, बड़ी मम्मी, ताई ताऊ, ताई, छोटी दादी, बड़ी अम्मा, है ना, ऐसे करके सब लोग मिलके उस बच्चे को बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा देते हैं, बातों बातों में, कहानियों के माध्यम से, हर एक चीज में, और धीरे धीरे बच्चा उसमें ढल जाता है। लेकिन आजकल ऐसा क्या है, ये परिवार से रूपी संकट है। अब यदि समाज में मूल्य संकट की बात करो तो समाज को जाति, धर्म, भाषा आदि क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया जा रहा है। लोग मजबूत व्यक्तिगत उद्देश्यों के साथ अधिक से अधिक स्वार्थी होते जा रहे हैं और समाज को खतरे में डाल रहे हैं। जैसे इससे क्या बढ़ रहा है, आपका शोषण हो रहा है, रिश्वतखोरी, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें बढ़ रही हैं। तो वर्तमान नेता सत्ता को देखो, यदि बात की जाए तो वर्तमान नेता सत्ता को अपने हाथ में लेकर कानून का उल्लंघन कर लाभ उठा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका, राजनीति में मूल्य संकट। मैम राजनीति में, हमने कहा हाँ बेटा राजनीति में भी मूल्य संकट होता है। आपने कहा कैसे, हमने कहा देखो पढ़ो इसको। पहले लोग राजनीति के क्षेत्र में लोगों की सेवा के लिए प्रवेश करते थे। अब क्या होता है, राजनीति में प्रवेश करते नाम, शोहरत, पैसे के लिए। पहले क्या होता था, पहले उनका जो मोटिव होता था, जो ओपिनियन होता था, जो एम होता था, वो ये होता है कि लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना। वे समाज की भलाई के लिए अपनी संपत्ति और ताकत खर्च कर देते थे, और शायद आज इसका विपरीत है। वर्तमान राजनीति में अनैतिकता या अपराध या अन्याय से अछूते एक भी नेता का पता लगाना बहुत मुश्किल है। वर्तमान चुनावों में की प्रकृति में पैसा, शराब, रैगिंग और हिंसा शामिल है। देखते हो आप रैली वगैरह जब निकलती है, तो मैंने तो कुछ वीडियोस भी देखे भाई, ऐसी ऐसी चीजें होती है ना जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। केवल आपराधिक इतिहास वाले लोग ही राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए कानून बनाते हैं और इसे अपने पदों पर कायम रखते हैं। पहले के राजनेता जनता द्वारा पूजनीय होते थे और जनता या आम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए भी सभी प्रयास करते थे। उन्होंने कुएं, पानी की टंकियां खोदी, उन्होंने निर्दोष और जरूरतमंदों की रक्षा की। लेकिन वर्तमान राजनेता इन तालाबों की भूमि के को गृहस्थल में बदल रहे हैं और सार्वजनिक स्थलों पर हजारों हेक्टेयर पब का अतिक्रमण कर रहे हैं। अब देखो, समकालीन समाज में मूल्य संकट को नियंत्रित करने की रणनीतियां क्या है। सबसे पहले क्या रणनीति है, तो माता पिता द्वारा बच्चों को सही मूल्य के महत्व से अवगत कराया जाना। समझ लो, ये आगे जो भविष्य में आप लोग अगर मम्मा पापा बनने जा रहे हो, या आपका बच्चा छोटा है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। अपनी पढ़ाई भी करो, ठीक है, फैमिली भी देखो, लेकिन अपने बच्चे पे विशेष ध्यान दो, क्योंकि वो सिर्फ आपका बच्चा ही नहीं है, अभी तो इस देश का भविष्य है। फिर देखो, स्कूल में पाठ्यक्रम में मूल्य पाठ शामिल होने चाहिए। जैसे मॉरल एंड वैल्यू एजुकेशन की बुक चलती है ना बच्चों के लिए, तो वो इसीलिए चलती है। फिर संगठनों के लिए आचार संहिता हो एवं सही नैतिक आचरण को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अनैतिक व्यवहार की सजा बढ़ाकर अधिक की जानी चाहिए। सिर्फ सजा बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, क्रियान्वयन भी उचित होना चाहिए। पता चले सजा बढ़ा दिया लेकिन उसमें उसको सजा मतलब वहां तक बात ही नहीं पहुंची, तो फिर क्या मीनिंग हुआ सजा बढ़ाने का। समाज में आमतौर पर पीड़ित लोगों को उनके
अधिकार के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। दलितों और महिलाओं को अपने अधिकारों और शिकायतों को दर्ज करने और न्याय पाने के तरीके के बारे में जागरूक करना चाहिए। लोकप्रिय नेताओं को अपनी अपील का उपयोग समाज में अच्छे मूल्यों को विकसित करने के लिए किया करना चाहिए। और साथ में आपका लास्ट पॉइंट है कि समाज के नीचे की ओर बढ़ते नैतिक स्टॉक को रोकने की जरूरत है और नैतिक मानकों को ऊपर उठाया जाना चाहिए। बिना नैतिकता वाला समाज किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक, मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व क्या है? मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व सीधी सी बात है कि अगर आपका बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ गया, लिख गया, उसके अंदर मूल्य बहुत अच्छे विकसित हुए, तो आगे आने वाली जनरेशन का भी फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। साथ में बच्चे आपके ना सिर्फ बच्चे हैं, अभी तो इस देश का भविष्य है। सो कहीं ना कहीं जो आपका देश है विकासशील की स्थिति में है, और ये सीधे सीधे डेवलपिंग स्टेट बोल लो आप, डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री के ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक, सो अग्रसर तो है ही, मान लो प्रयास तो चल ही रहे हैं, लेकिन फिर क्या है और अल्टीमेट चीज़ें होंगी। मूल्य आधार, जैसे मान लो 10 साल में डेवलप्ड होना होगा, तो अगर बहुत अच्छे मूल्य संस्कार रहे तो वो 5 साल में डेवलप्ड हो जाएगा, ये हो सकता है ना। फिर देखो मूल्य आधारित शिक्षा का अर्थ क्या है? मूल्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य छात्र को सही दृष्टिकोण और मूल्यों के साथ बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करना है। यह एक छात्र के समग्र व्यक्तित्व विकास की एक प्रक्रिया है। इसमें चरित्र विकास, व्यक्तित्व विकास, नागरिकता का विकास और आध्यात्मिक विकास भी शामिल है ना। मतलब उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। सेकेंडरी उसकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ना, जिसको आप कह सकते हैं व्यक्तित्व का विकास, है ना, जो इसके नेचर में चीज़ें होनी ही चाहिए, आदर मान सम्मान जैसी चीज़ें वो सब होना चाहिए। साथ में नागरिकता का विकास, एक अच्छा सिटीजन हो और उसको अपने जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, ये सब चीज़ें बताओ। फिर क्या है, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, किसी ना किसी धर्म से जुड़ा होना चाहिए, पूजा पाठ, है ना, इन सब चीज़ों पे विश्वास करें। और फिर देखो मूल्यों को विकसित करने में शिक्षण संस्थानों की भूमिका, अभी ये आपके क्वेश्चन में था, तो ये हम आपको अभी पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो शिक्षा का मुख्य लक्ष्य मनुष्य के अच्छे, सच्चे और परमात्मा को विकसित करना है, ताकि दुनिया में एक नैतिक जीवन स्थापित हो सके। यह अनिवार्य रूप से मनुष्य को पवित्र, सिद्ध और सच्ची बनाती है। मानवता का कल्याण ना तो वैज्ञानिक या तकनीकी प्रगति में है और ना ही भौतिक सुख सुविधाओं में के अधिग्रहण में। शिक्षा का प्रमुख कार्य चरित्र को समृद्ध करना है। ठीक, अब तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है कि मूल्य आधारित पाठ्यक्रम का प्रावधान हो, शिक्षकों के लिए विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम तैयार करना। शिक्षकों की बात की गई है यहाँ पे, मूल्य आधारित फाउंडेशन पाठ्यक्रम, मूल्यों पर आधारित साहित्य का प्रकाशन, और फिर शिक्षा और छात्रों के लिए आचार संहिता विकसित करने की आवश्यकता। शिक्षकों और छात्रों के बीच जीवन के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण का समावेश होना चाहिए। मूल्य शिक्षा के उद्देश्य सबसे पहले सहयोग, फिर सहनशीलता और अन्य समूहों की संस्कृति का सम्मान। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी एक धर्म से जुड़े हैं तो फिर दूसरे धर्म की आप उसकी बुराइयां करें या उससे आप निगेटिविटी फैलाएं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक, सो ये थी हमारी आज की क्लास, होप्स हो कि अच्छी लगी होगी। और बाकी आशा ही नहीं, अभी तो विश्वास है कि आज की क्लास आप मेरे कहने पे लाइक ज़रूर करेंगे। और ये मान लीजिए कि ये मेरी कुछ है सेलिब्रेशन ही मान लो एक तरीके का, है ना। तो बस आप क्लास लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा, ज़रूर मतलब ज़रूर करिएगा। और यहीं से करेंगे सेशन को एंड। बाकी हमेशा की तरह अपनों के लिए लिख दो एक बार कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट क्लास एट इवनिंग 4 PM। ओके।